चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की पहचान बता दी थी। पैराबोला में एक बार रिपीट और कर देता हूँ। छोटी-छोटी बातें बताई थी, उन्हीं बातों को ध्यान रखोगे, ग्राफ में आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? देखिए, पैराबोला में 2-3 बातें जो मैंने बताई थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। स्ट्रेट लाइन हो गया था, पैराबोला हो गया था, लेकिन पैराबोला में मैंने बताया था कि एक वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, जैसे लिखा है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो, ठीक है? एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 2 हो, तो वो पैराबोला होता है, ये बताया था मैंने आपको। यहाँ जैसे कई सारे टर्म आ रहे हैं, इसमें बी या सी 0 हो सकते हैं। मैंने कहा ए 0 नहीं हो सकता। तो पहचान ये है कि एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे वेरिएबल की पावर अगर 2 होती है, तो हर हाल में क्या होता है, वो पैराबोला होता है, ठीक है? एक वेरिएबल कोई भी एक्स या वाई में से कोई भी एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 अगर होती है, तो वो पैराबोला होता है, ठीक? एक बात। दूसरी बात मैंने बताई थी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर का टर्म जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर का ये जो कोफिशिएंट है ए, ये कोफिशिएंट ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला पॉजिटिव साइड में खुलेगा, बताया था मैंने। पैराबोला पॉजिटिव साइड में खुलेगा, ठीक? अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो, बात समझ में आ गई? अब इसके बाद पैराबोला पॉजिटिव साइड में खुलेगा तो दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर, कि या तो ये ऐसे आएगा, मैंने बताया पॉजिटिव एक्स की तरफ या पॉजिटिव वाई की तरफ, और अगर कोफिशिएंट ए नेगेटिव है तो पॉसिबिलिटी ये बनती है ऐसे आएगा। इसमें जैसे मैंने नंबरिंग करी थी 1, 2, 3 और 4, मैंने ऐसे लिख दिया। आप चाहो तो कल की तरह लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो फिर। आई थिंक कल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था 1, 2, 3 एंड 4, राइट? सो अगर ए पॉजिटिव है तो 1 या 2 में से कोई एक होगा, और अगर ए नेगेटिव है तो 3 या 4 में से कोई एक होगा, ठीक? एक बात ये बताई। दूसरी बात, अगर यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक डिसाइड करना हो, क्योंकि मान लो अगर ए पॉजिटिव है तो एक या दो में से होगा। अब सवाल ये है कि एक या दो में से कौन सा होगा, तो फिर उसके लिए ये देखा जाता है जिसकी पावर कम होती है। जैसे y की पावर 1 है, मैंने कहा y की पावर कम है, ठीक है? y की पावर कम है तो उसकी तरफ पैराबोला बेंड होगा। तो फिलहाल ये जो इक्वेशन लिखी है, इसके लिए ये ए वाला एक नंबर वाला हो जाएगा, ए अगर पॉजिटिव हुआ तो। अगर यहाँ y की पावर 1 के बजाय x की पावर 1 होती, ध्यान रखना, ये x की पावर 2 देखी जाती है यहाँ पे, x की पावर 2, ठीक है? तो यहाँ अगर आप इसको लिखेंगे तो x इक्वल्स टू, एक दूसरी इक्वेशन हो सकती थी इस तरह से, x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ आप अगर देखें तो x की पावर 1 y की पावर 2, x की पावर 1 y की पावर 2, तो फिर अगर आप देखेंगे तो ये भी पैराबोला होगा, लेकिन यहाँ x की पावर कम है, y की ज़्यादा है, तो x की तरफ बेंड करेगा। तो फिर इस सिचुएशन में ग्राफ हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। बात समझ में आ गई? हमारा ग्राफ हो जाएगा सेकंड वाला, क्लियर? तो यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है, छोटी-छोटी बातें हैं, इनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि ग्राफ हमारा किस तरफ बेंड होने वाला है, किस तरफ मुड़ने वाला है, ठीक? तो एक तो ये आती बात, बस इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेंगे। तो अब जैसे यहाँ दोनों ही में अगर एक ही वैल्यू मान लो पॉजिटिव है, तो पहले ये वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और इसके लिए कौन सा हो जाएगा, इसके लिए ये वाला 2 नंबर वाला, क्योंकि x की पावर 1 है। ये बातें मैंने कल आपको बता दी थी, ठीक है? आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, और क्या-क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। बहुत सारे ग्राफ होते हैं, हमको कुछ ही ग्राफ फिजिक्स में पढ़ने हैं, सारे ग्राफ हमको फिजिक्स में नहीं पढ़ने। कुछ ही ग्राफ्स हमको पढ़ने हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, ठीक है? तो देखिए अब इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं हटा देता हूँ। अब सवाल मन में एक आ रहा होगा, क्या होगा अगर पावर दोनों वेरिएबल की 2 हो जाए, यानी x की भी 2 और y की भी 2, तो 3 पॉसिबिलिटी आती हैं।
यहाँ पर, या तो वो सर्किल होगा इफ पावर ऑफ बोथ वेरिएबल इज 2। दोनों की पावर क्या है, पावर ऑफ बोथ वेरिएबल इज 2। तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, सर्किल, दूसरा इलिप्स, तीसरा हाइपरबोला। इन ग्राफ की हमें जरूरत तो पड़ती है, पर उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की पड़ी है, और फिजिक्स में बहुत ज्यादा आएगा इनका यूज, इनका स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का। सर्किल एलिप्स की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। हाइपरबोला ये जो अभी मैं लिखूंगा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक इसका स्पेशल केस आएगा जो मैं बताऊंगा, उसका भी बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। अब जैसे सर्किल की पहचान क्या है, दोनों वेरिएबल की पावर, एक तो पहली बात 2 होगी, पहली बात क्या होगी, 2 होगी। हाँ केशव, कुछ पूछ रहे हो तुम केशव? सर मुझे ये पूछना है सर कि इलिप्स और हाइपरबोला की मतलब शेप कैसी होती है सर? अभी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। पहले सर्किल बताऊंगा, फिर इलिप्स बताऊंगा, फिर हाइपरबोला बताऊंगा, ठीक है। हाइपरबोला और पैराबोला में ज्यादा अंतर नहीं होता, पैराबोला में एक ही होता है, हाइपरबोला में पेयर में होते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों एक साथ आएंगे, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। हाइपरबोला ये वाला ग्राफ आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्पेशल टाइप होता है, उसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका फिजिक्स में जबरदस्त यूज है, बताऊंगा अभी, ठीक है। आएंगे, बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन हाइपरबोला ये वाला जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अभी आ रहे हैं, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की हमें जरूरत पड़ती है उसकी पहचान भी अलग है, उसकी पहचान भी अलग है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले सर्किल की पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे कि ये सर्किल ही होगा, ठीक है। तो एक तो मैं यहाँ से आपको म्यूट कर देता हूँ, पहले कोई सवाल हो तो पूछ लेना। तो सर्किल की पहचान ये है, सबसे इजी और सबसे कॉमन जो इक्वेशन सर्किल की आएगी वो ऐसी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इतना ही काफी है मेडिकल वालों के लिए तो। और जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और इस बैच में क्लास कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आईआईटी के लिए आपको बहुत कुछ मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है 11th क्लास में। सर्किल के बारे में, इलिप्स के बारे में, हाइपरबोला के बारे में बहुत बताया जाएगा, पैराबोला के बारे में, और आप एक्सपर्ट हो जाओगे, मुझे जितना आता है उससे कहीं ज्यादा आप जान जाओगे, ठीक है। और जानते भी होंगे अगर टारगेट के होंगे, अगर 11th के हैं तो आपको बहुत, क्योंकि पूरा एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा यूनिट है और उसमें कई सारे चैप्टर हैं, वो हमें सब नहीं जानना, हमको एकदम इजीएस्ट फॉर्म। अगर मैं वैसे बताऊं आपको, सर्किल का जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये जनरल इक्वेशन है जो आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चों को कतई इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा है, ठीक है। अब ये एक्चुअली जनरल इक्वेशन है जो बाद में मैंने लिखी है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आपको जो जरूरत पड़ेगी वो इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब इस इक्वेशन में और इसमें अंतर क्या है मैं बताता हूँ। इस इक्वेशन में g और f की वैल्यू को 0 अगर रख दो तो ऊपर वाली इक्वेशन मिल सकती है, क्योंकि आर स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, c से। आर स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं c से। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सर्किल के बारे में बता रहा हूँ, एलिप्स हाइपरबोला बाद में बताऊंगा। आप इसको फ्रेश लिखिएगा, पहले सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल की बात करिए। हाँ ये है कि अगर वेरिएबल की पावर 2 होती है तो इन तीन में से कोई एक होगा, और तीनों में बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस है, मैं बता दूंगा, क्लियर कट बता दूंगा आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझो थोड़ा सा यहाँ पे, कि इसमें जो सर्किल की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है ये, आप भले ही याद मत करो पर थोड़ा सा देख तो सकते ही हम। तो इसका जो सेंटर होता है ना, सेंटर, वो -g, -f पर होता है, कितने पर, -g, -f पर। और अगर इसी इक्वेशन में देखो तो ये टर्म दो जो है ये इस वाले में से गायब है, और मैंने कहा c यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आप r से कंपेयर कर लेना। r यहाँ पे क्या होता है, ये r जो लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस वाली इक्वेशन में लिखना मत, अभी पहले समझने पे ध्यान दो। g और f दोनों की वैल्यू 0 अगर मैं रख दूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन का थोड़ा थोड़ा लुक दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और जो c है वो दूसरी साइड में कंपेयर कर लेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू -c के बराबर आ जाएगी जो रेडियस है, ठीक है।
सी कोई भी नंबर हो सकता है, 5 10 व्हाटएवर, इस तरह का कोई नंबर होगा सी। ठीक है, मेन चीज आप समझो जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने कहा माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर को रिप्रेजेंट अगर करते हैं, और मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन में अगर जी और एफ की वैल्यू को 0 रख दो, तो ऊपर वाली इक्वेशन जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होगी ये वाली मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में ज्यादातर केस में हम एक ऐसा सर्किल हम यूज करने वाले हैं जिसका सेंटर 0,0 पर, यानी कहाँ पर, ओरिजिन पर होगा, और उसकी रेडियस क्या होगी, आर, ज्यादातर केस में। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं चाहें तो। बट मैं आपको एश्योर कर दूं, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा कोई सर्किल आए जिसका सेंटर ओरिजिन पर ना हो, कम चांसेज है मेडिकल वालों के लिए। और जो मैथमेटिक्स है जिनके पास आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये काफी अच्छा सीखना ही है। तो अब मैं फिलहाल यहाँ जो बता रहा हूँ, ये एक सर्किल मैंने बनाया, और इस सर्किल में ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और इसमें ये इसकी रेडियस हो जाएगी, आर इज द रेडियस, और इसका जो सेंटर होगा दैट विल बी एट ओरिजिन ओ, और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसी को समझना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है, और आर क्या है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर, ऐसे और कर लो, रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक, एक और बात जो खास है यहाँ पे, जो इसको खास बनाती है, वो ये है कि इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और y का कोफिशिएंट 1 है, और ये होना ही चाहिए। आपने कहा ना हो तो सर्किल नहीं होगा पक्का। आपने कहा सर अगर ना हो तो क्या, तो फिर सर्किल नहीं होगा। आपने कहा 1 1 ना हो 2 2 चलेगा, हाँ 2 2 चल जाएगा, दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो, बाकी बाद में 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान आपने कहा ये सर 2 होता, यहाँ पे 2 होता, तो थोरो डिवाइड कर देंगे, 2 तो यहाँ आ जाएगा, फिर r/2 चलेगा वो, और रेडियस फिर r के जगह r/√2 का स्क्वायर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि x और y के कोफिशिएंट का बराबर होना मस्ट है। ये बात भी आप इसमें, एक बात तो क्या, पहली बात क्या, वेरिएबल तो 2 2 हो गए, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, पॉसिबिलिटी आ गई 3, सर्किल, इलिप्स या हाइपरबोला। अब मैंने कहा अगर x और y के कोफिशिएंट बराबर हैं, ये बात समझने की है कि x और y के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो पक्का फिर वो क्या होने वाला है, ठीक है, फिर वो एक सर्किल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसके कोफिशिएंट 1 1 है, बराबर भी चलेंगे, ठीक है, बराबर भी चलेंगे। तो आप ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ अगर आप कहो तो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये तो बात हुई। इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई मस्ट बी इक्वल का है। ठीक है, अब आते हैं इलिप्स। सर्किल तो सबने देखा है, सर्किल कैसा होता है ये आपको पहचान हो जाएगी। अब जैसे मान लो कभी ऐसे आ जाए लिखा हुआ आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे 4 आ जाए, या मान लो मैं कह रहा हूँ 2x² 2y² इक्वल टू 4। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ इसका सेंटर क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी, तो आप बता सकते हो, अगर थोड़ा भी आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो। मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है, आप बोल के मुझे बता सकते हैं, अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है कि 2x² प्लस 2y² इक्वल्स टू 4 अगर है, तो सेंटर कहाँ होगा और रेडियस कहाँ होगी। सर सेंटर तो 0 पे होगा ओरिजिन पे, और रेडियस 2 रेडियस 2 हो जाएगी। पक्की बात है, 2 हो जाएगी। यस नहीं, गलत, फिर से देखो, 1√2 होगी ना सर? √2 √2 होगी, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि आपने अभी क्या किया, इसको 2 को 4 का स्क्वायर रूट कर दिया। मैंने आपको क्या बोला है, एक कोफिशिएंट बराबर है, लेकिन बराबर होंगे तो उसके बाद क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना होता है। तो 1 जब बना लोगे तो ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये r² के बराबर है। तो रेडियस जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, 2 नहीं आएगी, कितनी आएगी, √2। समझ में आ गई बात। ये भी गलती करोगे आप, ये भी गलती करोगे।
अब जैसे मैं ये जो बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ, आपको कहाँ जरूरत पड़ने वाली वो भी मैं बता दूं। आपको इस तरह के ग्राफ की जो तीन जिनकी पावर 2 है, इनमें एक सर्किल और इलिप्स सिर्फ एक चैप्टर में जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, और वो चैप्टर का नाम है एसएचएम। एसएचएम में सुपरपोजिशन वगैरह हम पढ़ते हैं, वहां जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इलिप्स वाला जो इक्वेशन मैं अब बताने जा रहा हूँ, इलिप्स का मतलब होता है, एक तरह से आप सिंपल भाषा में समझें, सिंपल लैंग्वेज में, तो अंडा होता है ना, ओवल, ओवल जो शेप होता है उसको इलिप्स कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड ओवल जो है वो, उसका टेक्निकल नाम ओवल का क्या है, इलिप्स है। ठीक है, तो इलिप्स के आकार, जैसे हमारी अर्थ है इलिप्टिकल शेप कही जाती है, आपको पता है, पोल पर थोड़ा पिचकी है और जो इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है, तो अर्थ की जो शेप है उसको इलिप्टिकल कहते हैं, ओवल शेप, एग की शेप में कह सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम सेकंड केस में आ रहे हैं, और इनकी जानना तो है। आप ये सोचे कि हमें सर ने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा यूज कम होता है लेकिन जानना है। सबसे ज्यादा यूज स्ट्रेट लाइन पैराबोला का है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्किल और इलिप्स को आप जाने बिना इग्नोर करके चल जाएंगे, जरूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि पड़ेगी, पर कम चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। और वो चैप्टर का नाम बता रहा हूँ ना मैं आपको, एसएचएम नाम का चैप्टर आएगा, काफी टाइम है अभी वहां पहुंचने में। अब आ जाते हैं हम, दूसरा जो केस है, ये फर्स्ट केस हो गया, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस इलिप्स। इलिप्स की भी पहचान यही है कि दोनों वेरिएबल की पावर 2 होती है, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो बराबर नहीं होता। यानी कि ये ऐसी टाइप की मिलेगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपको कोफिशिएंट कैसे जज करना है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 1/a², क्या 1/a², और इसका कोफिशिएंट है 1/b²। ठीक है, 1/a², 1/b², ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक, अब यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों के बराबर नहीं है, दोनों के कोफिशिएंट बराबर नहीं है। अब समझो इलिप्स दिखता कैसा है, तो मैंने अभी बताया आपको, इलिप्स ऐसा दिखेगा अंडे के आकार का, और इसमें आप कहें ऐसा ही अंडे आकार होगा, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इसमें बदलाव भी देख सकते हो आप। जैसे अभी एक ये बताया मैंने शेप, और दूसरी शेप जो पॉसिबल हो सकती है वो इस तरह से भी आ सकती है, लेकिन रहेगा वो उसी तरह का एग शेप में, ओवल। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, अब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी जब एसएचएम में, जो बच्चे टारगेट के हैं, क्योंकि बैच मेनली ये टारगेट वाला ही है, आप सबने एसएचएम पढ़ा होगा, और एसएचएम में आपने एक वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन v² बाई ओमेगा स्क्वायर। देखो 11th के बच्चे अभी मत देखना इस चीज को, क्योंकि ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, जो टारगेट के बच्चे उनको बता रहा हूँ। v² बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और x² बाई a² इक्वल टू 1। ठीक है, v² अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस x² बाई a² इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। और मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला अब हमें ग्राफ वहां पूछता है वेलोसिटी और x में, x यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कैसे पहचानेंगे, पावर 2। तो तुरंत तीन चीजें दिमाग में आनी चाहिए क्या क्या, कि सर्किल, इलिप्स या हाइपरबोला होगा। ठीक, लेकिन यहाँ v का कोफिशिएंट आप देखें 1/ओमेगा² a² है, और यहाँ पे 1/a², सो दीज आर नॉट इक्वल। सो नाउ यू आर कंफर्म कि इट्स नॉट सर्किल, नाउ इट्स ए इलिप्स। तो इसी तरह का ग्राफ आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ वेलोसिटी v आ जाता है और यहाँ x आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। मैंने कहा एक जगह जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि शायद पड़े। अगर एसएचएम पढ़ोगे तो ये ग्राफ आप वहां पढ़ोगे ही, इसके बिना काम। हाँ, ये है कि हर चैप्टर में जरूरत नहीं है, लेकिन सर्किल, ओ सॉरी, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको। ये इक्वेशन लिखो मत अभी, 11th के बच्चों को जरूरत नहीं है, अभी समझोगे कोई फायदा नहीं। अभी जो समझना है, सिर्फ ये समझना है कि इलिप्स होता कैसा है और इलिप्स की पहचान क्या है। ठीक है, और इक्वेशन कैसी होती है। तो सबसे पहली बात हमने जो नोटिस करी, वो क्या नोटिस करी, यहाँ पे हमने नोटिस किया यहाँ पर कि ये ओवल शेप है, उसी को इलिप्स कहते हैं, और इसकी दो पॉसिबिलिटी होती हैं। ठीक है, इस तरह की, जो हम यहाँ पे देखेंगे आगे। क्लियर है, तो ये मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर, x² बाई a² और y² बाई b² इक्वल टू 1। नाउ सी, कुछ बातें और इसमें मैं बताना चाहूंगा और आपको भी जाननी चाहिए। देखिए, ये जो एक्सिस है ना, ये वाली, ये लंबी है और ये वाली छोटी है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये जो लंबी वाली एक्सिस होती है, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और जो शॉर्ट वाली होती है उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। लंबी वाली को
मेजर एक्सिस और छोटी वाली को माइनर एक्सिस, और उसका अगर हाफ कर देते हैं तो उसे फिर हम बोलते हैं सेमी मेजर, ये वाला इसे कहते हैं हम सेमी मेजर, हाफ है ना इसलिए। और फिर ये हो जाएगी सेमी माइनर, सेमी माइनर। ये वर्ड आपको जानने होंगे, और ये थोड़ा सा इलिप्स की शेप हमें काम आती है जब हम ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ केपलर के लॉ आएंगे। और केपलर का एक पहला लॉ जो होता है वो यही होता है कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये इसी तरह की ऑर्बिट होती है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल पहले वाले फिगर में एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस माइनर एक्सिस है, और उसका आधा है तो सेमी लगा देंगे। लेकिन दूसरे फिगर में अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस ये आपका सेमी माइनर कही जाएगा, और ये वाला आपका सेमी मेजर कहा जाएगा। अब इसमें एक चीज और समझने की है कि ये जो ए लिखा होता है ना, ये ए, ये कट होता है एक्स एक्सिस पे कहाँ हो रहा है, और ये जो बी लिखा है ये कट होता है वाई एक्सिस पे कहाँ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एक्स एक्सिस पे ये यहाँ कट कर रहा है तो ये प्लस ए, और इधर ये आपका माइनस ए। जैसे वाई के नीचे जो लिखा है ये प्लस का बी, और इधर ये माइनस का बी। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब इसमें ए और बी में बड़ा छोटा कौन है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो मेजर वाला है, सो इस वाले फिगर में ए इज ग्रेटर देन बी, जबकि इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ इंटरसेप्ट तो वही ए और माइनस ए रहेंगे, ठीक है, ये आपका बी और ये आपका माइनस बी रहेगा, लेकिन बी अब यहाँ बड़ा है और ए छोटा है, तो ये ऐसे आएगा। ये कुछ चीजें आपको वहां जज करना आना चाहिए, ठीक, मेजर माइनस, बस इतना जानने की जरूरत है। अब हाइपरबोला कैसा होता है, हाइपरबोला देख लो, लेकिन ये हाइपरबोला जो बता रहा हूँ ये फिजिक्स में कहीं नहीं पढ़ोगे। इसका एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हाइपरबोला बिल्कुल फिजिक्स में आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगा फिजिक्स में। लेकिन एक स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिजिक्स में जबरदस्त यूज है उसका, जबरदस्त यूज है, मतलब इसका जितना कम है उसका उतना ही ज्यादा है। नो लेस देन स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। अब हाइपरबोला नाम कुछ मिलते जुलते हो गए। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये एग है, एग है ना, इस एग इलिप्स का शेप तो एग के जैसा हो गया। अब आपने क्या किया, इस एग का बनाया ऑमलेट और इसको कट किया, बीच में से तोड़ा, मतलब कट करने का मतलब तोड़ा, और तोड़ने के बाद इसके जो 2 पीस किए, ये ऐसे करके और ये ऐसे, ये छिलके हैं, ठीक है। अब ये ऐसे समझो, बताने के लिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ मजाक में, ऐसे सीरियस नहीं। तो ये जो शेप बचता है एग के जो छिलके हैं, ये ऐसे हाइपरबोला जैसा होता है। अब मेडिकल के बच्चे को तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा, आईआईटी वाला तो बहुत अच्छा जानता है। तो ये जो आकार होती है ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे और ऐसे हाइपरबोला टाइप के, ठीक। दो दो आते हैं, या तो ऐसे आएंगे या फिर ये ऐसे आएंगे, ऊपर की तरफ एक होगा तो दूसरा नीचे की तरफ होगा, आएंगे तो पैराबोला टाइप के ऐसे माइंड में रख सकते हैं। लेकिन आपको मैंने कहा ना फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ बातें यहाँ समझने की हैं, तो वो पहले मैं बताता हूँ, फिर इसकी इक्वेशन और इलिप्स की इक्वेशन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। ये दो लाइन है, एक एक्स है एक वाई है, इसमें ये एक लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, ध्यान देना, ये डॉटेड में, इन लाइन को समझना जरूरी है, तब आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ में आएगा, जिसका फिजिक्स में जबरदस्त यूज है। ये जो डॉटेड में जो लाइन खींची है इनको एसिम्पटोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिम्पटोट्स, ठीक है। एसिम्पटोट्स वो लाइन होती हैं जिनको कर्व कहाँ जाके मिलता है, इन्फिनिटी में मिलता है। यानी ये अभी आगे हम इसको अगर एक्सटेंड करें, ऐसे ये बढ़ता जाएगा तो इनको कर्व को कहाँ टच करेगा, जो थोड़ा सा मुझे और चेंज करना पड़ेगा, शेप थोड़ा ज्यादा मोड़ दिया मैंने, तो ये असल में इन्फिनिटी पे जाके इसको टच कर जाता है, इसको टच कर जाता है इन्फिनिटी पे जाके, ठीक है। सो ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आगे ये चीज काम आएगी जो मैं बता रहा हूँ कि एसिम्पटोट्स को आगे जाके ये टच करेगा इन्फिनिटी पे। तो एसिम्पटोट्स आर द लाइंस टू विच कर्व मीट एट इन्फिनिटी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब सवाल ये कि हाइपरबोला होता कैसा है, तो जो इलिप्स है ना, इलिप्स की इक्वेशन और इसकी इक्वेशन बिल्कुल सेम होती है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है बस। और पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ ये, और इसमें वहां इलिप्स में प्लस आता है, इसमें बीच में माइनस आ जाता है, बस इतना अंतर है। मैंने आपसे कहा इस इक्वेशन की कभी आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इलिप्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी एसएचएम नाम के चैप्टर में, ठीक है। अब एक और मैं बात बताना चाहूंगा आपको, ऊपर इलिप्स में एक बात और रह गई कि मान लो
अगर इसमें ए और बी बराबर हो जाते, इलिप्स में ए और बी बराबर हो जाते तो ये इक्वेशन आ जाती एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू 1, यानी ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप मुझे बताओ मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो गई कि नहीं हो गई? आप मुझे बताइए Yes, sir. मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो गई कि नहीं हो गई? और Yes, मेजर sir. और माइनर एक्सिस अगर बराबर हो गई तो क्या ये इलिप्स सर्किल नहीं बन जाएगा? भैया दोनों जो डायमीटर टाइप के जो दिख रहे हैं आपको मेजर माइनर एक्सिस वो बराबर हो गई ना, ए और बी बराबर हो गए, तो यही इलिप्स क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में? मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। मैंने कहा अगर ए और बी बराबर हो जाएंगे तो मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो जाएंगी, तो शेप कैसी हो जाएगी? सर्किल। Circle. ये बात ध्यान रखिए, सर्किल एक स्पेशल टाइप है इलिप्स का। सर्किल एक स्पेशल टाइप है। फिर डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। सर्किल एक स्पेशल टाइप है इलिप्स का जिसकी मेजर और माइनर एक्सिस बराबर होती है। आप देखिए वही लुक आ रहा है, बस अंतर ये है कि यहाँ हमने आर स्क्वायर लिया था, यहाँ ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ क्योंकि ए और बी लिए हैं तो आप चाहो तो एक और फिगर यहाँ पे बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे ये सर्किल हो गया और सर्किल के लिए ये इसकी मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो गई एक्स और वाई, और यहाँ आप लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ ए जो है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक, हाइपरबोला का ये इक्वेशन आप बस देख लो, थोड़ा दिमाग में रहे चीजें, बट इनकी हमको जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। इसका एक स्पेशल केस है जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिजिक्स में जबरदस्त यूज है, बहुत यूज है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सवाल ये है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब क्या है? तो असल में ये जो एसिम्पटोट्स मैंने बनाए थे ना, एसिम्पटोट्स दो डॉटेड में जो लाइन देख रहे हैं, इनके बीच में जो एंगल है ये वैसे तो कुछ भी हो सकता है। ये जो एंगल आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, आपने वो नोट कर लिया हो तो ठीक है। सर्किल एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स है, ये बात ध्यान रखना, जिसकी मेजर और माइनर एक्सिस क्या होती है? बराबर। ये एंगल वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है एसिम्पटोट्स के बीच में, तो इस हाइपरबोला का नाम हो जाता है रेक्टेंगुलर। क्या हो जाता है? रेक्टेंगुलर। जब एंगल 90 डिग्री, एंगल एसिम्पटोट्स के बीच में 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगुलर बोलते हैं। रेक्टेंगल में हर एंगल आप जानते हो 90 होता है, वहीं से ये वर्ड आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, एक बात तो ये समझनी है। अब आपके मन में आ रहा होगा फिर सर ये इक्वेशन कैसी होती है? तो देखो बहुत सारी इक्वेशन आपने पढ़ी है, जितने भी इनवर्स टाइप के रिलेशन होते हैं ना, कैसे मैं बताता हूँ। देखो y की पावर 1 और x की पावर -1 हो, y की पावर 1 और x की पावर -1 हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। और इसको मैंने -1 क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख देता ना तो आपके मन में एक कंफ्यूजन आ जाता। y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि एक की पावर 1 और दूसरे की भी पावर 1। तो लेकिन ये बात हमने कहाँ बोली थी? ये तो हमने स्ट्रेट लाइन में बोली थी। तो ऐसे ना बोल के हम बोलेंगे y की पावर 1 और x की पावर -1। ध्यान रखना -1 हो, एक की +1 एक की -1 हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये पहचाने, ये बातें आपको लिखनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिखो क्योंकि आगे हमेशा याद रहे। अब आपने कहा सर ऐसा कोई रिलेशन, बहुत सारे हैं यार। जो 11th के बच्चे इसमें एक्स्ट्रा क्लास करने आए उनको, बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन बाकी जो टारगेट के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ 11th 12th से ही। जैसे आप हीट में पढ़े हो, ये बॉयल्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V पढ़े हो, तो वहाँ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसका जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। बॉयल्स लॉ कहते हैं, 11th के बच्चे पढ़ोगे आप आगे। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा पॉइंट चार्ज का, तो वहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो यहाँ से आप देखेंगे V प्रोपोर्शनल टू 1/R या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब आप इसको जब लिखोगे तो V की पावर, V पोटेंशियल है और R की पावर -1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। बना के बताऊंगा भी कैसा होगा। अच्छा, इसमें खास बात क्या होती है, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन होता है तो एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। जैसे x अगर बढ़ेगा तो y कम होगा और x अगर कम होगा तो y बढ़ेगा, ये बात है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर पावर यहाँ पे 2 हो जाए, हाँ इनवर्स का रिलेशन तो है पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। ध्यान रखना, इनवर्स का रिलेशन है पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। ठीक है,
ये होगा उसी टाइप का, डिक्रीजिंग टाइप का, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन ये है कि एक की 1 दूसरे की -1, -2 नहीं, -3 नहीं, -4 नहीं, इनवर्स टाइप का। एक ये एग्जांपल हो गया। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो आपने ससेप्टिबिलिटी पढ़ा होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई से रिप्रेजेंट करते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पढ़ा है? ठीक है। इसी तरह से हाँ केशव कुछ पूछ रहे हो तो? सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि y प्रोपोर्शनल होगा x की पावर -1 के, तो सर इसमें तो स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी नहीं, फिर तो मतलब फिर हाइपरबोला कैसे हो जाएगा सर, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी? बेटा अब देखो ये चीजें जो पूछ रहे हो ना, अब एक तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स की चीजें हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हम टोटल 15 या 16 पेज पढ़ेंगे मैथ्स में, ठीक है? आपको वो 11th क्लास का मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है जो आईआईटी के लिए पढ़ाया जाता है। अब कैसे का मतलब ये हो गया कि मैं तुमको पूरा डेरिवेशन इसमें अगर बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैंने अभी क्या बोला कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, पूरा एक यूनिट है जिसमें 6 चैप्टर हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से 11th में पढ़ाया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर होता है, यूनिट होते हैं, जैसे फिजिक्स में पहली यूनिट चल रही है मैकेनिक्स, इसमें 11 चैप्टर हैं। ऐसी मैथमेटिक्स में एक यूनिट होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका पहला चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तीसरा होता है सर्किल, चौथा होता है पैराबोला, पांचवा होता है इलिप्स और छठा होता है हाइपरबोला। 6 चैप्टर हो गए बेटा, चैप्टर बोल रहा हूँ मैं। और एक बहुत बड़ा यूनिट होता है 11th का। मैंने सिर्फ तुमको एक फोटो दिखाया, जैसे मूवी आती है ना, मूवी का पोस्टर रिलीज होता है। अभी एक मूवी आ रही है लक्ष्मी बॉम्ब करके, देखा होगा, तो उसका पोस्टर रिलीज हुआ है ना? तो ये सिर्फ हाइपरबोला का पोस्टर रिलीज किया है मैंने। अभी तो ट्रेलर भी नहीं दिखाया बेटा, टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, तब मूवी आएगी। मूवी तो कभी तुम देखोगे ही नहीं। तुम मूवी देखने की जिद कर रहे हो कि मुझे तो मूवी देखनी है, ठीक है? तो मूवी नहीं दिखानी तुमको, केवल क्या दिखाना है, पोस्टर। तुमको भी पोस्टर ही देखना है, उसी से काम चलेगा। अगर मूवी देखने गए तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, हमको उतना पढ़ना है जितनी जरूरत है। अब इससे ये कैसे आएगा, इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, ये आपको कभी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बोला ना मैंने, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर मैं ये न भी पढ़ाता, मैंने तो बता दिया कि दो दो पावर होती तो 3 पॉसिबिलिटी, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला। लेकिन मैंने सर्किल पढ़ाया तुमको, कहा इसको भले ही कम आएगा, एक ही चैप्टर में आएगा, लेकिन समझना है। इलिप्स मैंने बताया एसएचएम में जरूरत पड़ेगी, लेकिन समझना है एक ही बार। मैंने हाइपरबोला में कहा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक स्पेशल केस है जिसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हारा फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए, मेडिकल वाले बच्चों के। ध्यान रखना, फिजिक्स में मैथमेटिक्स जितनी जरूरत है उतने तक ही सीमित रखोगे, फायदे में रहोगे। नहीं तो ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ लोगे तो न फिजिक्स समझ में आएगी, न मैथ समझ में आएगा। ठीक है, आपको डीप में नहीं जाना है। मैंने आपको 15-16 पेज में कहा, 11th-12th का पूरा मैथमेटिक्स में आपको बता दूंगा जो फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। या तो आप मैथ्स एक सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करो आईआईटी की, और फिर आप पूछो, ठीक है? आपको केवल पोस्टर देखना है, हाइपरबोला का पोस्टर है ये, बस पोस्टर पे क्या है, तुम्हें एक्टर दिख जाएगा कौन कौन है उसमें, ठीक है? अभी कोई मान लो नई मूवी रिलीज हो रही है, मैंने तो इसी का, अभी आजकल देखो उस पे आ रहा है, गूगल गूगल पे न्यूज फ्लैश होता रहता है, तो मैंने देखा और भी कोई नई मूवी आ रही होगी, तो पोस्टर पे हमें क्या पता लगता है, कौन कौन स्टार कास्ट है, स्टोरी पता लग जाती है क्या, विलेन कौन है, हीरोइन कौन है, एक्ट्रेस कौन है, एक्टर कौन है, बस इतना पता लगता है। तो बस आपको क्या पता लग रहा है पोस्टर में, केवल पावर 2 बस, इससे ज्यादा नहीं। बीच में नेगेटिव साइन आता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा जानना मतलब दिमाग खराब करना है अपना, ठीक है? कुछ समझ में आएगा नहीं। अगर मैं अभी इसको खोल के बताना शुरू, मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मैंने भी पढ़ाई करी, बीटेक की, अभी मैं बताना शुरू कर दूंगा आपको, कुछ भी नहीं, बाउंस हो जाएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा अननेसेसरीली। वी हैव टू बी सेलेक्टिव, क्योंकि कोर्स बहुत है और हमको पढ़ना लिमिटेड है। पढ़ने के लिए कोई कोई दिक्कत नहीं, आप मैथ्स बायो दोनों लेके पढ़ाई करो, और देखो आपको मैथ्स भी समझ में आएगा, बायो भी समझ में आएगी, और केमिस्ट्री फिजिक्स में हेल्प मिल जाएगी। लेकिन फायदा क्या, फिजिक्स के लिए इतनी ही रिक्वायरमेंट है, पोस्टर ही देखना है, फिल्म नहीं देखनी। हर फिल्म थोड़ी देखने जाते हैं यार, मतलब आप सोचो कि हर फिल्म 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 देखने जाते हैं क्या? नहीं देखने जाते। अब मान लीजिए कि बिहारी भोजपुरी मूवी आती है, उनको भी देखने जाता है क्या आदमी? नहीं जाता, है ना? कोई अच्छा स्टार कास्ट होती है उसको देखने जाते हैं। हर किसी स्टार कास्ट की मूवी थोड़ी देखने जाते हैं। बिहारी कोई भोजपुरी वाली मूवी हो, उसको देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे, रिक्शे वाले जाते हैं वहां पे। ऐसे ही है, पोस्टर देख लो बस, निकल रहे भगवान टॉकीज के सामने से, वहां पे बिल्कुल पुरानी पुरानी मूवी चलती है, निकले, निगाह डाली, अच्छा ये तो पुरानी मूवी है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी कि भाई चलो ये आगरा का कोई थिएटर नहीं छोड़ेंगे, सब मूवी देखेंगे, ऐसा नहीं।
तो हाइपरबोला का पोस्टर ही देखना है केवल, उसके डिटेल में नहीं जाना आपको। लेकिन अब मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो 11th के बच्चे, मैं साफ बता के भी चल रहा हूँ कि ये फॉर्मूले आपने कहा सर ये समझ में नहीं आया, नहीं आएगा, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे ना हम। अभी तो आपका फोकस सिर्फ किस पे होना है कि y की पावर 1 और x की पावर -1। अब मैंने क्या बोला था, ये अभी फॉर्मूले 11th के बच्चों को नहीं देखना। अभी जो 12th स्टडिंग या 12th पास वाले बच्चे हैं, ये बैच टारगेट बैच का है, आपका छूटा हुआ है तो मैंने इसमें अलाउ किया कि चलो इसमें कवर कर लोगे। लेकिन क्या मैंने ये पढ़ा दिया? नहीं, मैंने कहा ये बॉयल्स लॉ है, आगे हीट में हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये देख समझ में आ गया कि हाँ ऐसा हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, यहाँ V जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये सब फॉर्मूले आगे आएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स को फिजिक्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ये पढ़े बिना आपको आगे समझ में नहीं आएगा इसका ग्राफ कैसा होगा। अभी तो तुम्हें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बताया ही नहीं मैंने तो हाइपरबोला का बताया और मैंने कहा उसको भूल जाओ। अब मैं बताने जा रहा हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन उसके पहले इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए फिजिक्स और मैथ्स का कनेक्शन जोड़ रहा हूँ। जैसे कल मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन का और इसका कि v = u + at है, तो इसको आपने कनेक्ट किया कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, समझ में आ गई। अब यही कनेक्शन मैं यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आपका पढ़ा हुआ था पहले से, ये नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि अभी 11th में पढ़ा का अभी तो शुरुआत है। तो लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आगे हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। और इसमें जो टारगेट का बच्चा है, क्योंकि बैच ही टारगेट का है, 6:15 वाला बैच 11th का है, वो तुम्हारा निकल गया सिलेबस वहां पे, तो अब इसमें कवर करना है पहले तो हमको, ठीक है। जितना मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ना है, उसके से ज्यादा पढ़ोगे फालतू पढ़ोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बिल्कुल भी आपको बाहर नहीं जाना है। आप सोचो ओवरनाइट आप होशियार हो जाएंगे, नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, सब चीजें धीरे धीरे माइंड को एब्जॉर्ब करने दो, नहीं तो मालूम पड़ा कि एब्जॉर्ब करने से पहले ही ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। एक साथ आप नॉलेज हासिल नहीं कर सकते कि 11th का कोर्स 2 दिन में 1 महीने में कवर होकर नहीं होगा। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V = KQ/R, ये मैंने बताया ससेप्टिबिलिटी। अब ये कोई पूछे 11th का बच्चा ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, भैया नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, 12th क्लास में आएगा। आपको क्या देखना है, आपके काम की चीज देखनी है यार। x की पावर 1 और t की पावर, यहाँ से अगर लिखोगे तो x क्या एक्चुअली काई बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, तो x की पावर 1 और t की पावर -1। अभी इतना देखो ना, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के लिए ये तैयारी हो रही है, ये तैयारी हो रही है। उसी को पढ़ाने के लिए तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही हीट में 11th क्लास में हीट ये पढ़ोगे। इसके अलावा 11th क्लास में आपने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा होगा। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं और टेम्परेचर टी का ये रिलेशन होता है। जो बच्चे टारगेट के उनको कह रहा हूँ, 11th के बच्चों से तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। आपको अभी ये चीजें पढ़ाई ही नहीं गई हैं, आपको सिर्फ फोकस करना है इन्हीं चीजों पे। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -1 एक वेरिएबल, इतना देखना है बस। आपको सिर्फ फोकस कहाँ करना है, पावर वो आ रही है कि नहीं आ रही। और ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ 4 रखे हैं, 40 एग्जाम्पल रख दूंगा मैं आपके सामने, 40 एग्जाम्पल। पर फायदा क्या? अभी आप इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर अगर ले लो तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर के फील्ड का फॉर्मूला 2k λ/r होता है। अब E यहाँ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और R क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ E की पावर 1 और R की पावर -1। 11th के बच्चे को पावर पे फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। आप पोस्टर देखते हो तो हीरो कौन है हीरोइन कौन है यही देखते हो ना, कि विलेन देख के मूवी देखने जाते हो कि इसमें जो है जो प्रेम चोपड़ा है उसकी मूवी में देखूंगा। ऐसा कभी सुना है कि कौन सा फेवरेट हीरो पूछा जाए तो प्रेम चोपड़ा का नाम ले दोगे या रंजीत का ले दोगे, या आजकल कौन से प्रकाश राज वगैरह आ रहे हैं नए नए जो विलेन वगैरह आ गए। भैया हीरो हीरोइन को देखते हैं ना, तो पावर देखो ना, अभी इसको मत देखो, अभी केवल पावर पे फोकस करो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आते हैं शेप कैसा होता है। अब सवाल ये है कि शेप कैसा होता है, तो ऐसा होता है, देखो ये आपका x और ये आपका y, इसमें एक तो ये आएगा और दूसरा ये आएगा। अब आपने कहा सर ये तो हाइपरबोला जैसा नहीं लग रहा है, लग रहा है। अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले को देखो और इसको देखो। ऊपर वाले में जो मैंने रेड वाले बना रखे हैं ना, रेड वाले, उसको थोड़ा 45 टाइप के एंगल से टर्न करोगे ना, और ये जो डॉटेड वाली, जानते हो यहाँ पे एसिम्पटोट कौन से हैं? ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ब्लू वाला तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है दोनों, और जो एसिम्पटोट है जानते हो वो कौन से हैं? ये एक्स और वाई एक्सिस एसिम्पटोट है, इनके बीच में एंगल 90 है। और अगर इसी ग्राफ को आगे बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एक्स एक्सिस को आगे जाके क्या कर जाएगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा, और इधर वाई एक्सिस को ये इधर इसके पास जाता जाएगा इन्फिनिटी पे जाके टच कर जाएगा। तो
एक्चुअल में एक्स और वाई जो कि परपेंडिकुलर होते हैं वो एसिम्प्टोट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और उस फिगर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, पहले ये ऐसे करके था, ऐसे करके था, अब इस वाले को घुमा के यहाँ ले आया और इस वाले को घुमा के यहाँ ले आया और एसिम्प्टोट ये बन गए। आपको शायद बात समझ में आई हो, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हम बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम जो आया वो इसीलिए आया क्योंकि इसके जो एसिम्प्टोट्स होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं और एक्स और वाई एक्सिस पर ये कर्व क्या करता है, इन्फिनिटी पे जाके मिलता है। आप सोचिए एक्स अगर बड़ा होता जाएगा तो वाई छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, एक्स बड़ा होता जाएगा वाई छोटा होता जाएगा और ये ऐसे जैसे जैसे एक्स को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे वाई 0 की तरफ जाएगा और ये ग्राफ को टच कर जाएगा आगे जाके इन्फिनिटी पे। तो एसिम्प्टोट्स आर दोज कर्व टू विच कर्व मीट एट इन्फिनिटी, यही तो बोला मैंने। ऐसे ही वाई साइड में और ऐसे ही इधर, तो होते तो दो हैं यहाँ पे दो, लेकिन फिजिक्स में हम दो अक्सर बनाते नहीं है क्योंकि हमारे सामने एक दिक्कत आ जाती है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, बताया था, तो उसमें कुछ पार्ट जैसे पैराबोला का हटा दिया था हमने, कल ही बताया। ऐसे ही फिजिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम, पहला वाला फॉर्मूला, अभी देखो अभी मैंने आपको जो ग्राफ बना के बताया वो किस में बताया, वाई और एक्स में, और वाई और एक्स वाली चीज आ गई मैथमेटिक्स में। तो आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में एक्स और वाई तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है। तो ये दोनों ब्लू वाले जो मैंने कर्व बनाए, ये ब्लू वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैं और एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोनों ग्राफ होंगे ही नहीं, और कई बार क्या, मैं सच बताऊं तो ज्यादातर केस में आपको एक ही पार्ट बनाना पड़ेगा। उसका कारण बताता हूं। देखो ये जो पहला फॉर्मूला लिखा है 11th के बच्चे ही ध्यान देना, बाकी सब जानते हैं, बाकी तो तुरंत जानने में, अभी पूछता ना टारगेट के बच्चे को बॉयल्स लॉ बता देगा क्योंकि उसने 11th में पढ़ा हुआ है। अभी आपके में आगे आएगा ये, पर मैं बता के चलता हूँ कि ये पी जो लिखा है ये पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम है। तो आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो कि प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं होता और वॉल्यूम भी कभी नेगेटिव नहीं होता। अब अगर सोचो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता, ये आपका P और V यहाँ पे दिखाता, तो मुझे पता है कि जब मैं इसमें ग्राफ बनाऊंगा तो इस वाले क्वाड्रेंट में तो मैं बना दूंगा, लेकिन इधर वाला जो मैं बना रहा हूँ थर्ड वाले क्वाड्रेंट में वो मुझे हटाना पड़ेगा, कारण प्रेशर और वॉल्यूम इस साइड में वॉल्यूम नेगेटिव होगा और हम जानते हैं कि वॉल्यूम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, जैसे टाइम नेगेटिव नहीं होता प्रेशर यहाँ नेगेटिव होगा। तो इधर वाला जो ग्राफ है वो हमें हटाना पड़ेगा और आप देखोगे फिजिक्स में एक ही क्वाड्रेंट में ज्यादातर ग्राफ मिलेंगे। तो बॉयल्स लॉ जब आप आगे पढ़ोगे हीट में तो वहां इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये जो V पोटेंशियल है और R जो है डिस्टेंस है, तो अब ये V पोटेंशियल, अब पोटेंशियल क्या है थोड़ा बहुत बच्चे को आइडिया 9th-10th में लग जाता है, 10th क्लास में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज वगैरह कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ा दिया जाता है आपको, वहाँ थोड़ा बहुत आइडिया शायद हो, पर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, 12th क्लास में पढ़ोगे ये सब चीजें आपको, ठीक है। तो अब V इक्वल्स टू KQ/R में चार्ज क्यू नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो ग्राफ बनाओगे तो V पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, R डिस्टेंस इस साइड में पॉजिटिव इस साइड में नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ जो पोटेंशियल का ग्राफ आएगा आर के साथ वो दोनों क्वाड्रेंट में बना सकते हो इस तरह का, वहां दोनों आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी और टी को लेके अगर हम बात करें तो 12th में आएगा, 11th के बच्चे परेशान मत होना, 12th में आएगा। अभी सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ और मेरी बात को ध्यान से सुना। यहाँ जो टी टेम्परेचर है, ये जो टी लिखा है वो टेम्परेचर है और कौन सा वाला, केल्विन में। ध्यान रखना केल्विन में टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता। अब जैसे 11th के बच्चे बाकी टारगेट का जानना है, 11th का बच्चा नहीं जानना इस बात को कि टेम्परेचर केल्विन में नेगेटिव होता है कि नहीं होता, तो लिख लिया करो, छोटी छोटी बातें बीच में बोल जाया करता हूँ, उनको कहीं लिख लिया करो। केल्विन में टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता, डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट में नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, केल्विन में नेगेटिव नहीं होता। इसी तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेशन होता है, तो उसके लिए काई जो लिखा है एक्स जैसा, इसे काई बोलते हैं और इसका नाम है ससेप्टिबिलिटी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, डाई की होती है, उसका ग्राफ भी अलग होता है। तो इसमें अगर आपने पढ़ा होगा, जो 12th पास बच्चे टारगेट के बच्चे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि काई का और टेम्परेचर का जो ग्राफ है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। ध्यान रखना पैरामैग्नेटिक के लिए रिलेशन है, डाई के लिए नहीं है। आप सोचोगे डाई के लिए तो सर हमने नेगेटिव पढ़ा था, होता ही नहीं है, फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होता। डाई मैग्नेटिक के लिए तो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। ये मैं टारगेट के बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो इसका ग्राफ आपने जब पढ़ा होगा तो ये देखा होगा, ये ऐसे करके बनाया जाता है, एक ही साइड में एक ही क्वाड्रेंट में बनाएंगे, दूसरे में नहीं बना सकते क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में नेगेटिव नहीं होता, ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक की नेगेटिव नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम दो होते हैं, मैंने क्या समझाया आपको। अब आपका फोकस सभी बच्चों को 11th 12th टारगेट के बच्चों को क्या ध्यान देना है
कि हाइपरबोला हमें पढ़ना कौन सा है, रेक्टेंगुलर वाला, ऊपर वाले का पोस्टर है और इस पोस्टर को अब क्या करना है, फाड़ देना है। फटा पोस्टर निकला हीरो, हीरो कौन है, ये रहा स्पेशल केस, ऊपर का पोस्टर फाड़ दिया, हीरो निकल आया, ये है हीरो। हीरो क्यों है, हमको यही पढ़ना है, हमको यही पढ़ना है भाई। अब आपको ध्यान ये रखना है कि होते तो दो हैं, लेकिन कभी कभी रेस्ट्रिक्शन होती है कि एक ही क्वाड्रेंट में बनाना पड़ जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में बना नहीं सकते। जैसे आपने देखा पहला वाला ये वाले पार्ट का ग्राफ एक ही क्वाड्रेंट में आया, ये रहा नीचे, और इस वाले का भी एक ही में आया, लेकिन ये वाले का दोनों में, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अब 11th का बच्चा सोच रहा है सर हमें कैसे पता लगेगा, अभी आने तो दो, अभी आगे सब पढ़ाऊंगा मैं। अभी तो सिर्फ आपको क्या है, ये ऊपर तो पोस्टर दिखाया था, फाड़ दिया, अब ये क्या दिखा रहा हूं मैं, ट्रेलर, मूवी नहीं, मूवी आगे दिखाऊंगा। अभी ट्रेलर दिखाया ये किसका, हीरो का, जो फटा पोस्टर में से हीरो निकला, कौन निकला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शाहिद कपूर नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकला इसमें से, ठीक है। इसका अभी क्या दिखाया है, ट्रेलर दिखाया है। अब आगे क्या दिखाऊंगा, पूरी मूवी, लेकिन साल भर में दिखाऊंगा, आधी और साल भर अगली साल 12th में इंटरवल के बाद, ये क्योंकि ससेप्टिबिलिटी और ये v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ये सब 12th में आएगा। हालांकि v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर 11th में भी पढ़ोगे, ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में, वहां नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे ही लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/t में लैम्डा वेवलेंथ है जो हमेशा पॉजिटिव होती है, टी टेम्परेचर केल्विन में है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका भी ग्राफ इसके जैसा ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल बनेगा, दूसरे में बना नहीं सकते। लेकिन दिमाग में रहनी चाहिए बात कि होता दोनों क्वाड्रेंट में है, लेकिन अगर वहां रेस्ट्रिक्शन है तो उसको एक को हटा देते हैं, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इतनी ही समझ लोगे ना, मैं बता रहा हूँ, मेडिकल के बच्चे ध्यान देना, आईआईटी वाले नहीं, आपको आईआईटी के लिए बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, 1% भी नहीं बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स बहुत पढ़ना है आपको, मैंने बताया 6 चैप्टर है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और मास्टर बन जाओगे। मैं तो भूल चुका हूँ, मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ती, मुझे जितनी पड़ती है उतना शानदार पढ़ाता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती उतनी ज्यादा, जितनी जरूरत पड़ती है उतना शानदार पढ़ाता हूँ। लेकिन आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, 6 चैप्टर पढ़ोगे पूरे कोऑर्डिनेट के, ठीक है। इवन वहाँ कैलकुलस वगैरह आएगा, डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन, तो उसके बाद उसमें भी ग्राफ्स वगैरह के कन्वर्जन आते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे आप। मैं भी पढ़ता था तो मैंने भी बहुत सारा पढ़ा, मैथ्स बहुत अच्छा था पढ़ने में, भूल गया सब, जरूरत नहीं पड़ती। अभी जरूरत क्या पड़ती है वो पढ़ाता हूँ मैं, अभी जरूरत बच्चे को कितनी पड़ती है फिजिक्स में वो सब पढ़ाता हूँ, और इतना पढ़ाता हूँ कि अगर एक चैप्टर में भी कहीं अगर आ रहा होगा फिजिक्स में, कहीं भी एक चैप्टर में कोई बात आ रही होगी, वो मैं पढ़ा के चलूंगा, सिखा के चलूंगा, बता के चलूंगा। एक भी चैप्टर में एक भी जगह आ गई कहीं भी, वो मैं बता के चलूंगा। जैसे अभी आपको याद हो, एक दिन मैंने एक बात बताई थी, log 2 की वैल्यू 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 और + 1/5, याद आ रहा हो तो इन्फिनिटी तक होती है, ये सीरीज होती है। log 2 की वैल्यू बताई थी मैंने, और कहा था ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। अब आईआईटी में आया, एक सवाल आया, ये कोई चैप्टर में नहीं, एक सवाल आया, उसी के लिए ये मैंने पूरी रिलेशन आपको बता दी, ये फॉर्मूला बता दिया, याद रख लो इसको, ठीक है, पीछे बता चुका हूँ। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको समझ में आ गया। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू जब बढ़ती है तो दूसरे की कम होती है, और इसके जैसे इनवर्स टाइप के जितने भी रिलेशन होंगे, पावर भले ही बदल जाए, इनवर्स टाइप में एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो इसमें कुछ और भी फॉर्मूले ऐड कर सकते हो, हालांकि उनके नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होते। आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद, देखिए इसमें अगर ऐसा कभी आ जाए y प्रोपोर्शनल टू 1/x² टाइप का आ जाए, या y प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 3 टाइप का आ जाए, तो ये दोनों ही इनवर्स टाइप के फॉर्मूले हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, लेकिन इनके नाम, पहली बात ये समझ लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होते। अब आपने कहा क्या होते हैं, कोई नाम नहीं है, उसी का नाम है, इसका कोई नाम ऐसा नहीं है। लेकिन फिजिक्स में आपको इन दोनों की जरूरत पड़ जाती है, इन दोनों की जरूरत पड़ जाएगी। अब ये 11th के बच्चे को अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं फॉर्मूले आपको थोड़ा लुक दिखा सकता हूँ, पोस्टर दिखा सकता हूँ। टारगेट के बच्चे को पता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/R², तो यहाँ पे आप देखोगे E प्रोपोर्शनल टू 1/R², तो ये Y प्रोपोर्शनल टू 1/x² टाइप का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट चार्ज का, उसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/R², वहां आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी, जो मैं बताऊंगा अभी कैसा होगा वो बताऊंगा। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स में है और इसकी जरूरत हमें फिजिक्स में पढ़ने वाली है, इसकी जरूरत हमें फिजिक्स में पढ़ने वाली है। इसी तरह से अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल, ध्यान से सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल, ये 12th में आएंगे ये सब चीजें,
पोटेंशियल भी अगर आपको याद आ रहा हो तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डाईपोल का बोल रहा हूँ मैं, डाईपोल का ऊपर पॉइंट चार्ज का है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, जबकि डाईपोल का पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अब आपने कहा सर ऐसा भी कहीं आएगा, हाँ आएगा ना। आप देखिए एक डाईपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद आ रहा हो तो केपी बाई आर क्यू टाइप का होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अभी तो मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिखा है, क्या मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाईपोल बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाईपोल बोल रहा हूँ मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और मैंने अभी इक्वेटोरियल पे लिखा है, एक्सियल पे होता तो आप सब पढ़ चुके हो। 12th और टारगेट के बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। 11th के बच्चों को अभी मैथमेटिक्स देखना है और आपको ये मन में बिठा लेना है कि मेरा पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब चीजें आगे आने वाली है। मैं फिजिक्स बता रहा हूँ, मैं साथ में मैथ्स बता रहा हूँ, उसके साथ में फिजिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन चीजों को इग्नोर करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। अब इसमें ये ई आ गया 2 केपी बाई आर क्यू, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो ये वाले ग्राफ से काम चलेगा। फिर कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आपने अभी पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, ये इतना कोई नहीं पढ़ा था ग्राफ, सीधे रटाना शुरू कर देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, आप मत रटो यार, आप ये सीख लो ना। 10 12 15 पेज टोटल मैथमेटिक्स में, ग्राफ का पूरा 2 पेज है, पर मैं 2 पेज अभी 2 दिन हो गए खत्म नहीं हुआ, कल भी चलेगा। ये इतना पढ़ लोगे ना, मैं कह रहा हूँ किसी भी चैप्टर में 11 12 के 30 32 चैप्टर है, किसी भी चैप्टर में आपको कभी जिंदगी में ग्राफ रटना नहीं पड़ेगा। आपको ग्राफ का क्वेश्चन कभी परेशान नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एक साथ दो दो तरह के ग्राफ आ जाते हैं, उनमें कैसे जज करते हैं तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे ये x है और ये y है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ एक ये है, ठीक है, एक ये है, और दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ये है। ठीक, अब ये हाइपरबोला जब मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगुलर, तो इसका मतलब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब आपके मन में जो एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो चलो समझा दिया आपने, इसका ग्राफ कैसा होगा 1/x² का। इसी के जैसा होता है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ये ग्राफ यहाँ से ऐसे कट मारेगा, इसके साथ ऐसे कट मारेगा, और ये पॉइंट जहाँ पे ये कट मार रहा है ये 1,1 होगा। आप चाहो तो बस उसमें कंडीशन लेकिन ये करनी पड़ेगी, प्रोपोर्शनल की जगह हमें इक्वल लाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 व्हाटएवर। तो जब ये इस तरह का y इक्वल्स टू 1/x, ध्यान रखना रेड वाला रेड से बनाया है, ब्लू वाला ब्लू से बनाया है, और ये भी दो होते हैं, ये भी दो होते हैं, लेकिन इसका ब्लू वाले का दूसरा वाला पार्ट असल में इधर आता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो भाई मेरी बात समझो, यहाँ पे आप गौर करना, रेड वाले का बात कर रहा हूँ, रेड वाले को लिख देता हूँ मैं, ये वाला है y इक्वल्स टू 1/x, और ब्लू वाले का लिख देता हूँ, ये वाला है ब्लू वाला y इक्वल्स टू 1/x²। दोनों मिलेंगे, दोनों दो दो मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रेड वाले दो हैं तो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में क्यों बनाए आपने, और ब्लू वाला पहले और दूसरे में क्यों बनाए। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो मेरी बात समझो, कि अगर x को पॉजिटिव रखोगे, पहले रेड वाले को समझ लो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, रेड और ब्लू से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि कलर को आप जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे देख के। तो x अगर पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव आएगा, मानते हो, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे, x अगर पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव, यानी पहले क्वाड्रेंट में। फिर अगर x नेगेटिव हुआ तो y भी नेगेटिव आएगा, रेड वाले की बात हो रही है, यानी एक नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में और पहले में बनेंगे ग्राफ। अब आ जाते हैं इधर, अब आ जाते हैं इधर, और इसमें अगर आप देखें, ठीक है, अगर इधर हम देखें तो y इक्वल्स टू 1/x², y इक्वल्स टू 1/x² में आप देखिए कि x की पावर 2 है यहाँ पे। तो आपको जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि अगर x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमारा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही बनेंगे दोनों। क्यों, y हर हाल में पॉजिटिव, x पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा, लेकिन y हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमारा ग्राफ दोनों पार्ट जो आए वो नीचे ना आके ऊपर गया। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये क्रॉस कट इसलिए करते हैं क्योंकि
जिसकी पावर ज्यादा होती है ना, वो वैल्यू बड़ी होने पर ज्यादा तेजी से बदलेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे समझो मेरी बात यहाँ पे, जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची और सपोज करो ये वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक लाइन मैं खींच रहा हूँ, ये लाइन मैंने खींची और मान लो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है। अब अगर x की वैल्यू 2 मैं इसमें रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो पहले रेड वाले में y की वैल्यू 1/2 आएगी, जबकि ब्लू वाले में y की वैल्यू 1/4 आएगी। तो वैल्यू छोटी हो गई कि नहीं हो गई? आप मेरी बात को समझो, ये रेड वाले में वैल्यू 1/2 आई x की वैल्यू 2 रखने पर, और ब्लू वाले में वैल्यू 1/4 आई। तो ब्लू वाले में 1/4 जो आ रही है, तो जाहिर सी बात है 1/4 1/2 से छोटा होता है तो वो ग्राफ नीचे जाएगा। लेकिन उधर ऊपर जाने का कारण यह है कि वैल्यू अब अगर इसमें रखोगे, एक से छोटी वैल्यू रखोगे, यहाँ पे एक से छोटी वैल्यू इधर, फॉर एग्जाम्पल 1/2 रखा आपने, तो अगर आपने x की वैल्यू 1/2 रखी, या यहाँ पे लिख लो x की वैल्यू 1/2, इसी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रेड वाले में अगर रखते हो, रेड वाले में, तो यहाँ पे ध्यान रखना y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इधर ब्लू वाले में अगर रखोगे x की वैल्यू 1/2 तो y की वैल्यू 4 आएगी। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ब्लू वाले में और रेड वाले में, रेड वाले में वैल्यू हमें मिली 2 और ब्लू वाले में वैल्यू मिली 4। आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसीलिए ग्राफ क्या होता है, कट मारता है। एक से बड़ी वैल्यू x की रखते हैं तो पावर बढ़ने पे कम होता जाता है। ऐसे माइंड सेट करना पड़ेगा आपको, ये चीजें आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। ये मैं केवल समझा सकता हूँ, लेकिन माइंड में ये चीजें होनी चाहिए कि ये कट मारेगा और जो पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, तो ये एक पार्ट हुआ। इसके बाद y प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 3 अगर होता है, इतना समझ लोगे ना, कोई ग्राफ, मैं बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स में बता दिया, ये ग्राफ कभी परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो होता क्या है, बच्चा रटता फिरता है डाइपोल का, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, ऐसा ऐसा ग्राफ हो। अरे क्या जरूरत है यार रटने की, छोटी छोटी चीजों को समझ लो ना। कभी मैंने कहा ना, फिजिक्स के 30 से 32 चैप्टर 11 12 के मिला के होते हैं। 12th में कम चैप्टर हैं, 11th में कोर्स ज्यादा रहता है आपका। 11th का कोर्स ज्यादा है 12th से, करीब करीब 1.5 गुना मान लीजिए 11th का कोर्स 12th के कंपेरिजन में। टोटल 30-32 चैप्टर में एक भी चैप्टर का ग्राफ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ उन चीजों को, बेसिक्स को आप अगर सीख लो तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही चीज है। और अगर अभी आपने गिव अप कर दिया कि अरे सर बहुत टफ हो रहा है, ये मेरे से नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूँ कभी जिंदगी में नहीं होगा। सिर्फ रटते रह जाओगे और स्कोर वहीं लटका रहेगा। फिर फिजिक्स में 80 90 100, 80 90 100 वहीं पे लटके रहोगे, बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ कभी समझ में नहीं आएंगे। अब मैं, ऐसा तो है नहीं पूरा चैप्टर ग्राफ के ऊपर ही, पूरा पेपर ग्राफ के ऊपर आता है, बट मैं कह रहा हूँ ना, ग्राफ के क्वेश्चन ईजी होते हैं। वो आपको अभी टफ लगते होंगे क्योंकि आपने उस तरह से पढ़ा नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी चीजें समझ लो ना, कुछ थोड़ी सी चीजें समझ लो, क्योंकि आपको कभी टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा, ग्राफ के बेसिक्स नहीं बताए होंगे। और मैं जो बताता हूँ पावर देखना बता रहा हूँ, ऐसे जा रहा है, उसमें कहीं हाई फाई मैथमेटिक्स यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं भी। अब एक चीज और बता के आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। y प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 3 का और देख लो, y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3 का और देख लो। यानी है तो इनवर्स का ही, लेकिन आप सोचो, थोड़ा सा गौर करना इस रिजल्ट पर। x की पावर 3 है तो x जब मैं पॉजिटिव रखूंगा y पॉजिटिव आएगा, और x जब नेगेटिव रखूंगा तो y नेगेटिव आएगा। पावर 3 है ना, ऑड में पावर जब जाती है, और यानी कि जब पॉजिटिव है तब पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव है तब नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ इसका कैसा होने वाला है, कैसा होने वाला है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि अब फर्स्ट और थर्ड क्या होगा। तो जैसे ये कट मारे हैं ना, ये जैसे कट मारे हैं वैसे ही कट यहाँ पे भी आएंगे। अब क्योंकि हौच पौच हो चुका है ये, तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ इसको। ठीक, तो अब देखिए, आपको इतना अंदाजा हो गया कि यहाँ पर y प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 3 का जो ग्राफ है, वो ग्राफ हमारा पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, और इसके लिए मैं ग्रीन वाला बना रहा हूँ।
ये इस तरह से इसके नीचे आ जाएगा और लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी जाएगा पहले और तीसरे में, और ये कट मारेगा कहाँ पे -1, -1 पे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, इसका आ गया y प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 3। और इसी तरह से, वैसे जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी x की पावर 4 वाले की, पर अगर बनाना हो तो इसी तरह से एक और आ जाएगा। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखो मेरी, कि अगर पावर इवन होती है, जैसे y की पावर 2 थी, वो x की पावर 2 थी इवन, तो हमारा ग्राफ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हमारा ग्राफ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। और अगर पावर ऑड में जाती है x की, जैसे 1 और 3 और 5 अगर आएगा, तो पहले और थर्ड में। बिल्कुल बात समझ गए आप मेरी। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो ये नोट कर लो, इतना काफी है, इतना काफी है। और जो पोस्टर मान लो या ट्रेलर मान लो, इतना ही बहुत है। जरूरी नहीं पूरी मूवी देखी जाए, जरूरी नहीं। ठीक है, हाँ बताओ सर 1/3 1/2 रिपीट। देखो, मैंने कहा अगर पावर x की इवन होती है, जैसे अभी एक और चाहो तो इसमें लिख सकते हो, पर उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4 कर लो, तो यहाँ x की पावर 2 और x की पावर 4 है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, इवन पावर जब होती है पहले और दूसरे में। कारण क्या है कि x भले ही नेगेटिव रख दो, y पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और अगर पावर ऑड होती है, जैसे y प्रोपोर्शनल टू 1/x में x की पावर 1 और x की पावर 3 यहाँ पे, तो ग्राफ हमारा पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। समझ में आ गई बात? यस अच्छा, किसी का ऊपर का रह गया हो तो मैं ऊपर का दिखाऊं या ये नोट करना है? ऊपर का तो नहीं छूटा किसी का? अगर छूटा हो तो मुझे बता दो। नो सर। चलो ठीक है, फिर आज रुकते हैं यहीं पे। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी ग्राफ चलेंगे।